अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जिन इश्यूज़ पर हम बात करेंगे उनमें शामिल हैं मार्शल लॉ लगाने की कोशिश नाकाम, फॉर्मेशन कमांडर्स मीटिंग का आगाज़, बैरिस्टर गोहर ने अलीमा खान के बारे में क्या बोला, पीटीआई ने अपनी फेक न्यूज़ वापस ले ली, किस नामवर सहाफ़ी को हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई। ये है हमारे आज के टॉपिक और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और इस चैनल की सालगिरह में 27 दिन बाकी हैं। सोचा कि मैं आपको बता दूं ताकि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और टली ऑन कर लें। तो हम प्रोग्राम का बाकायदा से आगाज़ करते हैं। मार्शल लॉ लगाने की कोशिश नाकाम। नाजरीन, मार्शल लॉ से पाकिस्तान में एक लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है और ये सिर्फ जर्नैल ही नहीं लगाते। इस दफ़ा मार्शल लॉ लगाने की कोशिश हुई, बल्कि लगा दिया गया, और ये साउथ कोरिया में हुआ, जो कि एक तरक्की याफ्ता मुल्क तस्वर किया जाता है, जिधर लोगों की एक जो फ़ीकस आमदन है उसमें और हमारे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप समझें कि उधर जैसे को फ़ीकस आमदनी जो है वो कोई 34-35 हज़ार डॉलर बनती है और हमारे यहाँ कोई 1500 डॉलर, 1500 कुछ डॉलर बनती है। ये मैं डॉलर्स में बात कर रहा हूँ, आप इसको ज़रबें लगा के तो पैसों में कन्वर्ट कर लेना। लेकिन यह है कि उधर भी इंस्टेबिलिटी का मामला बड़ा चल रहा है। अब यह है कि उधर जो उनके प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है यून, और जितना नाम मुझे आसानी से याद रह गया वो मैं आपको बता दिया है। और वो उनकी पार्टी है पाकिस्तान, सॉरी, पीपल्स पावर पार्टी। और वो प्रेसिडेंट हैं और बड़े जिस तरह के आजकल लीडर आ रहे हैं ना, वो इसी तरह का लीडर है, आउटसाइडर है, जिसका पॉलिटिक्स के साथ इतना तल्लक नहीं, उल्टे सीधे काम करते रहता है। बाई प्रोफेशन जो है वो प्रोसिक्यूटर था और जब वो सदर बना तो उससे 1 साल पहले वो सियासत में आया। तो अब यह है कि उसकी पार्टी को 2 साल बाद उधर को पार्लियामानी इलेक्शन हुए तो उसमें उसकी पार्टी को काफ़ी शिकस्त हुई, यानी कि उसकी प्रेसिडेंसी जो है सदारत वो बरकरार है, लेकिन जो उसकी पार्टी है उसकी पार्लियामेंट में अक्सरियत खो गई है, जिसकी वजह से उसको काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं मार्शल लॉ लगा दूँ, और वो ऐसा कोई उसने सोलो फ्लाइट ली कि अपनी कैबिनेट को भी एतमाद में नहीं लिया, अपने जो उसके करीबी साथी हैं वो भी कहते हैं कि हमें तो पता नहीं है, और उसने 3 दिसंबर की रात को 10 बजे ऐलान किया कि मैं मार्शल लॉ लगा रहा हूँ। और उधर फ़ौज को तलब कर लिया, वो कमांडर इन चीफ भी है बीइंग प्रेसिडेंट, और फ़ौज जो है वो कोई उधर खिड़कियाँ तोड़ के उधर पार्लियामेंट में घुस गई। लेकिन जो एक चीज़ जिसको वो कैलकुलेट ना कर सका वो ये थी कि जो मुखालिफ पार्टी के लोग उधर चैम्बर्स में मौजूद थे, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, उन्होंने एक मीटिंग कॉल कर ली, असम्बली का सेशन बुला लिया, और जो अक्सरीती राय से उन्होंने मार्शल लॉ को रिवोक करने के लिए वोट दिया कि उसको मनसूख किया जाए। अब उसके पास कोई चारा नहीं रहा, फिर सुबह के टाइम उसने दोबारा से ऐलान किया, उसने कहा जी कि मैं मार्शल लॉ जो है इसको अपना आर्डर जो है वापस ले रहा हूँ। जब तक वो आर्डर वापस नहीं लेता तो उस टाइम तक अभी मार्शल लॉ बरकरार था। लेकिन इस दौरान जो अपोजिशन के लोग हैं या जो बाकी ओवरऑल पार्लियामेंट है, उन्होंने उसकी एक इम्पीचमेंट के लिए भी एक मूव कर दिया है कि पार्लियामेंट में कि सदर जो है इसने अपने इख्तियारात से स्टेप आउट किया है। सदर के पास अगरचे मार्शल लॉ लगाने का इख्तियार है, लेकिन जवाज़ मुनासिब नहीं था। जवाज़ उसने क्या तलाश किया हुआ था, उसने अपनी अपोजिशन को टारगेट किया। उसने कहा जी कि ये अपोजिशन जो है ना ये मुल्क दुश्मन है और ये एंटी स्टेट हैं। उधर एंटी स्टेट होने का मतलब इधर जैसे कहते हैं ना इंडिया का एजेंट है, वो कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया का एजेंट। नॉर्थ कोरिया जो है वो उनके लिए एक बड़ा एक डरावना ख्वाब है, जिन्होंने जिसकी वजह से साउथ कोरिया जो है इसकी दिफा की ज़िम्मेदारी अमेरिका के पास है। कुछ 30,000 अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो साउथ कोरिया की हिफाजत के लिए मामूर होते हैं। अभी जब से ये आया है, यून आया है, इसने कोई अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया। उनका जापान के साथ भी बड़ा प्लान, एक क्या कहते हैं कि एक मुखालफत है। किसी टाइम वो जापान की कॉलोनी भी रहे हैं और उधर की ख़वातीन को उन्होंने एज आ सेक्स स्लेव भी इस्तेमाल किया। तो जापान के ख़िलाफ़ साउथ कोरिया की एक बड़ी रिजेंटमेंट पाई जाती है, और नॉर्थ के हवाले से नॉर्थ को तो वो अपना एक अज़ली दुश्मन तस्वर करते हैं। जापान और जो साउथ कोरिया ये तो फिर भी एक अमरीकी एक उनकी मातहत हैं या इन्फ्लुएंस में हैं। उनकी आपस में उस तरह से लड़ाई नहीं होती, लेकिन एक तरह से सरजंग जारी रहती है। तो इसने अपनी खारजा महाज पर ताल्लुकात बेहतर किए, लेकिन जो अंदरून मुल्क उसने काफ़ी मसाइल अपने जो अपोजिशन है उनके साथ काफ़ी ख़राब किए।
अच्छा, अब ये है कि जो साउथ कोरिया एक बड़ा क्यूरियस केस है कि ये बंदा जो है ये भी करप्शन का नारा लगाते आया है। इससे पहले वाला जो बंदा है वो भी करप्शन के चार्जेस पे फारग हुआ। उससे पहले वाला जो था वो उधर से सदारत से फारग होने के बाद वो करप्शन के केस में सज़ा हुई। और उससे पहले एक खातून थी जो इनकी सदर थी, और उसकी इम्पीचमेंट हुई, और अगेन जो चार्जेस थे वो करप्शन के थे। और इस पे खुद यानी कि जब ये आया तो कुछ देर बाद ही यानी कि इसका पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो डाउन होना शुरू हो गया। इसने भी लोगों को ये बताया था कि मैं आपको चांद पर लेकर जाऊंगा, ये चांद तोड़ के लाऊंगा, सितारे तोड़ कर लाऊंगा। लेकिन और जो जिस तरह इसने जो एक एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल एलीट थी उनके खिलाफ जो एक नफ़रत पैदा की हुई थी, लोगों को उस वक्त बड़ा धचका लगा जब इसकी एक वीडियो सामने आ गई कि जिसमें इसकी वाइफ जो है एक बहुत ही महंगा किस्म का लग्जरी बैग किसी से गिफ्ट ले रही है। और उसके बाद ये है कि रंगबाजी अच्छी कर लेता है, लेकिन इसकी रंगबाजी उधर चली नहीं है। ओवरऑल अब ये किसी टाइम इसका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है कोई 60% से अबव था, अब कोई तकरीबन 20% से भी नीचे आ गया। और इसने मार्शल लगाने की कोशिश की कि मैं किसी तरह कामयाब हो जाऊंगा अपोजिशन को दबाने में। और ये इससे पहले जो मार्शल लगा था वो 80 की दहाई में लगा था, यानी कि ये अब दोबारा इसने ट्राई किया, लेकिन उस कोशिश में ये नाकाम हो गया। मैं आपको बता रहा था कि साउथ कोरिया का केस बड़ा क्यूरियस है। क्यूरियस इस सेंस में है कि मैं आज इत्तेफाक से इनका पढ़ रहा था कि इनके जो हुक्मरान आए, हम आमतौर पे जिक्र करते हैं ना कि हमारे जो वज़राए आज़म हैं उनको धक्के दे के निकाला गया, उनको मार दिया गया। उधर की हिस्ट्री भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। मसलन ये है कि उनका जो सदर था, कोई पहला सदर 1948 से 60 तक, उसको ओवरथ्रो किया गया, यानी कि उसको जो यानी कि रिमूव किया गया। उससे जो नेक्स्ट था जो 2 साल के बाद ही उसको रिमूव कर दिया गया। जो तीसरा आया उसको अगले 7 साल बाद उसको कत्ल कर दिया गया। जो उससे अगले वाला आया 79 में, वो अभी 1 साल ही गुजरा था तो उसके बाद मिलिट्री कू आ गया। जो उससे अगले वाला था वो कुछ 7 साल रहा, और उसके बाद उसको जब वो सदारत से हट गया तो उसको सज़ाए मौत सुना दी गई। नेक्स्ट जो आ रहा है उसको कैद हुई, 22 साल कैद हुई। उससे जो नेक्स्ट वाला है उसको इम्प्रीज़न हुई। जो उससे अगले वाला प्रेसिडेंट है उसने उसको इम्प्रीज़न किया। उससे आगे भी जो है वो भी इम्प्रीज़न है। यानी कि एक लंबी हिस्ट्री है कि कोई बंदा, यानी कि उधर भी यही सिस्टम समझा जाता है कि एक जोक है जी कि जो बंदा ईवान सदर में होता है जब तक सदारत से निकलेगा तो इसके बाद इसने जेल ही जाना है। तो मामला तो उधर भी अच्छे नहीं हैं। लेकिन फिर मेरे जहन में सवाल आ रहा था, यानी कि उधर भी फ़ौज भी रही है, बाय द वे उधर डिक्टेटरशिप में जो है काफ़ी डेवलपमेंट भी हुई है। लेकिन वो तो हम भी इधर भी लोग कह रहे होते हैं जी कि अयूब खान के दौर में बड़ी डेवलपमेंट हुई है, अगरचे वो अनइवन थी, कोई ईस्ट पाकिस्तान में इतना तवज्जो नहीं थी, सारी जो है वो डेवलपमेंट वेस्ट पाकिस्तान में होती थी। तो लेकिन ये है कि उधर भी कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है। मैंने आपको उनके पिछले जो 3-4 सदर हैं उनकी मैंने आपको स्टोरी इससे पहले बताई है कि कोई ऐसा कोई सुकून के साथ उधर भी कोई चीज़ें नहीं चल रही, लेकिन इसके बावजूद वो मुल्क तरक्की कर रहा है। तो लिहाजा इसमें मेरे जहन में जो सवाल उभरे हैं जिनका मैं अब जवाब तलाश करूँगा, आपके जहन में भी आए तो आप ज़रूर बताइएगा कि वो मुल्क कि जिसमें जो मार्शल लॉ भी रहा, जिधर जमहूरियत भी रही लेकिन अनस्टेबल ही रही, लेकिन मुल्क तरक्की करता गया, जिधर मैंने आपको बताया कि फ़ीकस आमदन जो है वो $35,000 से ज़्यादा है। और पाकिस्तान में भी कुछ हालात इतने अच्छे नहीं रहे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही जिसको हम आमतौर पे वजह तसव्वुर करते हैं कि इस वजह से हम तरक्की नहीं कर पाए। तो ये इंस्टेबिलिटी तो उधर भी रही है, ये दोनों जगह पर है। यानी कि दोनों ममालिक में अगर एक चीज़ का फ़र्क है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अलावा, तो वो जो एक फ़ीका आमदन है उधर की $35,000-$36,000 है, इधर जो है वो $1,500 है। तो ये फ़र्क क्यों है? इसका मतलब ये भी है कि जो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसके अलावा और भी फैक्टर हैं कि जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे। आप भी सोचिएगा, मैं भी सोचूंगा, कुछ चीज़ें मेरे जहन में हैं, लेकिन मैं एक मौजू को ज़्यादा तूल नहीं देना चाहता। इस पर हम दोबारा कभी बात करेंगे ताकि हमें आइडिया तो हो कि हम फंसे हुए किधर हैं, अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक तो नहीं चल रही थी। तो खैर लेकिन ये है कि अक्सर ममालिक में ज़रूर देखा गया है कि जिधर जिधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उधर पॉलिसीज़ जो है उनमें तसलसल भी होता है और चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जो साउथ कोरिया का केस जो है वो इससे ज़रा डिफरेंट है।
तो अब जो है यानी कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बैरिस्टर गोहर के हवाले से है। बैरिस्टर गोहर जो हैं, आपको पता है कि पहले अलीमा खान, बैरिस्टर गोहर इमरान खान को मिल के आए, और उसके बाद फिर अलीमा खान जो हैं वो गई, और दोनों ने अलग-अलग कहानी इमरान खान को सुनाई, और उसका इमरान खान ने रद्द-ए-अमल भी एक दूसरे से अलग से दिया। आज वो बैरिस्टर गोहर एबटाबाद में थे, उनके हवाले से पता चला कि उनको पूछा गया, उन्होंने कहा जी कि अलीमा खान जो है ना वो पार्टी में पार्टी का हिस्सा नहीं है। अब इस मामले में एक चीज़ वजाहत तलब है, जो मैंने अखबार में पढ़ा है, ज़्यादातर इतनी है, आगे कोई और बैकग्राउंड दिया गया है। उस बैरिस्टर गोहर ने किस तनाज़ुर में बात की है, दो वजूहात हो सकती हैं। या तो उनसे पूछा गया हो कि अलीमा खान को इमरान खान ने कोई और जवाब दिया, आपको कोई और जवाब दिया है, या अलीमा खान ने बाहर आके कोई और बात की है। तो इस पे हो सकता है कि बैरिस्टर गोहर ने बात की हो कि वो पार्टी नहीं है, यानी कि मैं पार्टी का चेयरमैन मैं हूँ। या दूसरी ये हो सकती है कि किसी ने उनसे ये सवाल किया हो कि जी वो तो इमरान खान जो हैं वो सियासत में अपनी ख़ानदान को नहीं लाना चाह रहे थे, तो देखिए अब अलीमा खान भी आ गई है, तो शायद इस तनाज़ुर में उन्होंने बात की हो कि जी अलीमा खान जो है वो पार्टी का हिस्सा नहीं है। वैसे इमरान खान जो हैं वो अपनी जो बहन है वो कोई उसको वैसे भी नहीं लाना चाहते, यानी कि इमरान खान का एक अपना अंदाज़ है। वो जो है ना, यानी कि वो ख़ुद ही होते हैं, या अभी को बुशरा बीबी को थोड़ी बहुत उन्होंने उसके लिए गुंजाइश पैदा की है, वो लाना ही नहीं चाहते। क्या वजूहात हैं, उसकी एक मुख्तलिफ तशरीह हो सकती है मुख्तलिफ टाइम पर। दूसरा ये है कि आपको याद है कि वो जो बंदा रेंजर ने कंटेनर से फेंका था, उसके बारे में पीटीआई वालों ने बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ फैलाई थी, और इनका अपना जो सोशल मीडिया अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट, उसमें भी ये आई थी जी कि वो बंदा मर गया। यानी कि ये अपने जो ना डेथ काउंट उसको बढ़ा रहे थे, बंदा मर गया। हमने आपको बताया था कि वो बंदा मरा नहीं है, वो ज़िंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगरचे रेंजर का कोई तरीका जो है ना वो इंतहाई थर्ड क्लास था, जिस अंदाज में उन्होंने फेंका वो इंतहाई इनह्यूमन था। वो बंदा फालिया से था, तहसील फालिया, मंडी बहावुद्दीन से। उसके गांव से भी मैंने लोगों को पता किया, वो मौजूद था उधर गांव में। गालिबन एक दिन के लिए फैमिली जो है उनको इधर उधर किया हुकूमत ने। शायद उस टाइम ये था कि पीटीआई के कोई लोग मुसलसल आ रहे थे, इन्होंने को अपनी तरफ से कोशिश की कि उनको एक ज़रा जो लोग आ जा रहे हैं उनका कोई प्रेशर या ट्रैफिक जो है वो कम हो। एक दिन वो उनके गांव से मुझे ये पता चला कि एक दिन वो घर से बाहर रहे हैं, दूसरे दिन फिर वो आ गए हैं। और वो जो लोग हैं वो उनको बाद में गंडापुर जो है उन्होंने अपने पास बुलाया हुआ था, और उसको अप्रिशिएट किया, एक्नॉलेज किया। और ये है कि साथ लेकिन इन द प्रोसेस ये है कि ये जो बात इन्होंने खुद ही फेक न्यूज़ फैलाई हुई थी, आज गंडापुर ने उससे मुलाकात करके इस चीज़ की तस्दीक कर दी कि बंदा मरा नहीं है, बंदा ज़िंदा है, और जो ये बातें फैला रहे थे वो गलत है। खुदारा फेक न्यूज़ का कोई तदारक करें, नहीं तो फेक न्यूज़ जो है ये हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा फसाद का सबब है। लोग एक दूसरे से नफ़रत करना शुरू हो गए हैं, यानी कि लोगों को आइडिया नहीं हो रहा कि फ़ेक न्यूज़ कितनी डेंजरस चीज़ है। और इस बुनियाद पे मैं आपको माजी में बता चुका हूँ कि कई ममालिक में इनकलाब आ गए हैं। वो मैंने आपको बल्कि शायद याद होगा कि मैंने बताया था कि चेकोस्लोवाकिया 2 रियासतें बन गई एक इनकलाब के नतीजे में, जिसको वेलवेट रेवोल्यूशन कहते हैं। और वो एक अफवाह के नतीजे में आया, जिसमें था अफवाह ये थी कि कोई स्टूडेंट थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे, और एक स्टूडेंट के बारे में आया जी कि वो मर गया, और जो लोग उठ खड़े हुए। खैर को पहले चीज़ें भी चल रही थी, लेकिन जो ट्रिगर बना यानी कि जिससे आगे कोई एहतजाज जो है उन्होंने ज़ोर पकड़ा, वो वाला स्टूडेंट वाली अफवाह थी। उस वक्त की गवर्नमेंट ने जो स्टूडेंट है उसके घर पहुंचे, उसका एक वीडियो स्टेटमेंट भी जारी कराया। ये 90 की दहाई की अवाइल की बात है, तो उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी कराया, लेकिन लोगों के आगे ऐसा नहीं नु जिंदा मरना, क्योंकि ये हमें ये बात इस टाइम सूट ही नहीं कर रही, हमारा जो पर्पज़ है वो सर्व नहीं कर रही। तो अब यह है कि इसका फ़ेक न्यूज़ का तदारक किए बगैर आगे चीज़ें नहीं बढ़ेंगी, और जो मैंने इसका हल बताया ना, हल वही है, लोगों को जेल भेजने की बजाय उनको फ़ाइन करें, और दूसरा उनसे उनका पासवर्ड लें, या उनको कहें कि हमारे सामने बैठ के अपना जो ट्विटर है, ये जो भी आपका अकाउंट है इसको डीएक्टिवेट करें, और वो कंट्रोल इनके पास हो, ये ना हो कि वो उधर से निकले और फिर उसको एक्टिव कर ले। तो उसको कोई सर्टन पीरियड तक ऐसे रहने दें इस तरीके से। और कई लोग कहते हैं जी कि जो बाहर वाले हैं वो कर रहे हैं, भाई बाहर वालों को करने दें। जो पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर हैं, अगर वो उनके आगे स्प्रेडर नहीं बनते, उनके ज़रिए वो फेक न्यूज़ नहीं फैलाते, तो बाहर वाले लगे भी रहेंगे, तो कम अज़ कम पाकिस्तान वाले जो हैं इन पर इनका तो तदारक होना चाहिए, इनका तो कोई एक कंट्रोल होना चाहिए कि इधर से फेक न्यूज़ आगे चले ना। कोई लोग जो हैं वैसे ही जो है रीट्वीट ना करें, और लोग जो हैं वो गौर करें कि क्या हम चला क्या रहे हैं और क्या ये चलाने वाली चीज़ है या नहीं है।
तो अब जो है ना कि हम अपने एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एक जर्नलिस्ट के बारे में है कि जिसको हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई। इसमें कोई एक इंटेलिजेंस एजेंसी शामिल थी। उसमें उन्होंने को 3 ख़वातीन जो है उनको इन्वॉल्व किया हुआ था, और वो जो जर्नलिस्ट है वो इंटेलिजेंस एजेंसी वाले जो है उनको मतलूब था। और वो क्यों मतलूब था? वो इसलिए था कि उसने वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था, और उन्होंने उसको ट्रैप करने की कोशिश की। उनमें से एक को ये टास्क मिला कि आप इसके साथ फ्रेंडशिप करो। उसने उसको फेसबुक के ज़रिए रिक्वेस्ट भेजी, इसने फौरी तौर पर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। और जो वो चैनल यूज़ कर रहे थे, मतलब ये है कि जो मीन ऑफ कम्युनिकेशन था जिसके ज़रिए वो रब्ता कर रहे थे, वो टेलीग्राम था। इस बात का अंदाज़ा पता नहीं चल सका कि ये वो किस तरह पकड़ा गया, लेकिन पकड़ा गया यानी मतलब ये है कि ये जो प्लान है वो कैसे पकड़ा गया। लेकिन वो सक्सेसफुल अटैम्प्ट नहीं थी। हनी ट्रैप करने की कोशिश की गई। वो जो जर्नलिस्ट है वो की उसका ताल्लुक बल्गेरिया से था, और एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बेलिंग कैट। बेलिंग कैट जो है ना, एक ज़माना जदीद की एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म की एक बड़ा अनोखा शाहकार है, जो कि फ़ैक्ट चेकिंग भी करते हैं, और जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए बड़ी बड़ी खबरें ब्रीक करते हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस ये है कि वेबसाइट पे चीज़ें पड़ी हुई या जो मुख्तलिफ लोकेशंस ट्रैकर वगैरह इस्तेमाल करके, जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करके इन्वेस्टिगेशन करना। और सो मच कि एक दफ़ा ईरान से एक जो त्यारा है जो कि यूक्रेन जाना था, वो उधर से टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया। ईरान वालों ने कहा कि इसमें कोई फ़नी ख़राबी है, उसकी वजह से हुआ। लेकिन इन्होंने एविडेंस के ज़रिए बेलिंग कैट ने ये साबित किया कि वो फ़नी ख़राबी की वजह से नहीं हुआ, ईरान का कोई मिज़ाइल गलती से चल गया, यानी कि वो उस मिज़ाइल की जद में आ गया और वो त्यारा गिर गया। इसी तरह रशिया के कई प्लान जो हैं, जो उन्होंने कोई साजिशें की या मुख्तलिफ अपने लोगों को अटैम्प्ट किया, उनको उन्होंने एक्सपोज़ किया एविडेंस के ज़रिए। और उसकी एक मिसाल ये थी कि 2018 की बात है कि इनका कोई एक डबल एजेंट था जो कि एक रशिया का एजेंट था, लेकिन वो आगे जो बरतानवी हुकूमत है उनको भी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। बाद में जब उसका पता चला तो वो भाग के बरतानिया चला गया, लंदन में। उसको इन्होंने कोई जो है ना पॉइजन गैस को इस्तेमाल की, कोई इस तरह का मामला था, और उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई जिसमें ये चीज़ें साबित हुई कि उसकी डेथ हो गई थी, उसको मार दिया गया था। तो इन्होंने हर साबित किया कि इसको रशिया ने किया। ये जो लड़का है, ये जो जर्नलिस्ट है, ये मैंने जो तफसील आपको बताई है इसलिए बताई है कि जिस जर्नलिस्ट को अभी टारगेट किया जा रहा है, ये रशिया को इसलिए खटक रहा था कि ये उस अमल में कि जिसमें वो जो डबल एजेंट की मैं बात बता रहा हूँ, उसमें जो लीड इन्वेस्टिगेटर था वो ये बल्गेरिया का जो जर्नलिस्ट है ये था। और इसको मुख्तलिफ़ जगहों पे इन्होंने फॉलो किया। एक दफ़ा ये स्पेन में गया, उधर कोई एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और उधर जो इसका बेलिंग कैट का हेड है उसके साथ मिल रहा था। बेलिंग कैट के हेड की भी बड़ी फैसिनेटिंग स्टोरी है, मैं मुख्तसर साहब को बताऊंगा। खैर ये है कि वो जिस होटल में ठहरे हुए थे, उधर इन्होंने जो 3 जासूस पीछे गए और इन्होंने उसी फ्लोर पे कमरे लिए, उसकी मूवमेंट जो है उसको ट्रैक किया। फिर जब वो मीटिंग्स वगैरह कर रहा है तो उसको ट्रैक किया। लेकिन और फिर और किसी मुल्क में गया, उधर भी उसको ट्रैक किया। सो मच के एक और रशियन जर्नलिस्ट था, वो उधर के जो है ना बहुत सारे जो रशिया के जर्नलिस्ट हैं वो एग्ज़ाइल से काम कर रहे हैं। लेकिन वो हमारे जर्नलिस्टों वाले नहीं हैं कि यानी कि जो मैं हमारों का ये मतलब नहीं कि सारे जो हैं कोई अच्छे नहीं हैं। ये जो सिर्फ यूट्यूबर जर्नलिस्ट हैं कि अफवाहें चलाने वाले, वो ज़्यादातर उनके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था। उन्होंने अपनी को वेबसाइट बनाई थी इनसाइडर, तो उसको हेड कर रहा था। तो वो उसको भी इन्होंने एक स्टेज पे अगवा करने की कोशिश की, लेकिन कोई अपनी जो कास्ट बेनिफिट का एनालिसिस किया, इनकी कैलकुलेशन में ये था कि हमें नुकसान ज़्यादा है, इसमें फ़ायदा कम है, तो वो नहीं हो सका। अब यह है कि जो मैं आपको बेलिंग कैट वाला जो है फाउंडर है उसकी मैं आपको बता रहा था कि उसने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई, बेसिकली उसकी स्टोरी ये है कि वो एक स्टेज पे जॉबलेस हो गया, जॉबलेस होकर घर बैठ गया, बेबी सीटिंग करता था, बेगम उसकी जॉब पर जाती थी, और उस टाइम सीरिया की वार शुरू हो गई, और उसने उसको सोशल मीडिया से मॉनिटर करना शुरू कर दिया। मुख्तलिफ अकाउंट से वो चेक करता, फिर जो उधर वेपन इस्तेमाल होते हैं उनको चेक करता, वो किस साख्त के हैं। सो मच कि उसने घर बैठे हुए
सोशल मीडिया को ट्रैक करते हुए, मुख्तलिफ अकाउंट्स को उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हुए वो ये चीज़ साबित करने में कामयाब हो गया कि उधर केमिकल्स वेपन इस्तेमाल हुए हैं। उधर से उसका काम उठ गया और उसके बाद वो एक इंटरनेशनली फेमस हो गया। और अब तो जो है वो बेलिंगकैट जो है वो एक उसकी वो बहुत बड़ा एक ब्रांड बन गया है यूके का। और ये जो जर्नलिस्ट है जिसको रशिया वाले ट्रेस कर रहे थे, ये वो है। अब ये जो मैंने सारी स्टोरी सुनाई है आपको, इसमें एक पहलू ये भी है कि क्या ये पाकिस्तान में होता है या नहीं होता। पाकिस्तान में भी होता है, यानी कि जो हनी ट्रैपिंग वाले मामलात हैं ये पाकिस्तान में भी होते हैं। जो जर्नलिस्ट हैं उनको उनके जो एक शौक़ हैं उसकी बुनियाद पे उनको मद्देनज़र रखते हुए ये लोग उनको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं या उनको किसी तरह एक कंप्रोमाइज़ पोजीशन में लाने की कोशिश करते हैं। कोई ड्रिंक करने वाला है तो उसको उस साइड से, यानी कि कोई इस लिहाज से है, कोई ख़वातीन के हवाले से तो उसको उस साइड से, कोई वैसे को पैसों का मामला है तो उसको उस साइड से करते हैं। तो लिहाजा यही है कि इसमें सब लोगों के लिए ये भी एक रिक्वेस्ट भी है या एक सजेशन भी है कि जो लोग अगर कोई जद्दोजहद कर रहे हैं और वो समझते हैं कि वो हक़ की बात कर रहे हैं, हक़ पर हैं, तो ये अपनी कमज़ोरियाँ जो हैं उन पर भी कंट्रोल करें, क्योंकि ये वो जगह हैं कि जिधर से आपको वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करता। मेरा ख्याल है कि थोड़े को ज़्यादा समझें, ये ना हो कि ये चीज़ें जो हैं यानी कि किसी और पे इस्तेमाल हो जाएं। तो नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।